For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलो आज शुरू करेंगे कंपनीज एक्ट। आपके और मेरे पेज में थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो प्लीज पेज नंबर 127 ओपन कर लेंगे आप जल्दी से। पढ़ना शुरू करें। आज का हमारा टारगेट रहेगा 4 टॉपिक्स पढ़ने का। अगर हम कंपनीज एक्ट शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आपको इतना तो पता ही कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। इससे पहले कौन सा था पता है? 1956। उससे पहले भी कुछ थे। तो हम 2013 से पहले जितने भी कंपनीज एक्ट रहे हैं उन्हें हम प्रीवियस कंपनी लॉ पुकारते हैं। आज के टाइम पे क्या पुकारते हैं? ठीक है, तो आज जितना हम पढ़ पाएंगे उसके हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 में हम 3 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी और एक पढ़ेंगे हम स्मॉल कंपनी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है। ठीक है, एप्लीकेबल किस पे होता है। तो आओ आज की क्लास शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 से। प्लीज पेज नंबर 127 ओपन कर लेना। ठीक, मैं कोई टाइम पास वाली बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि पहले कुछ बेस तो ले लें, टाइम पास वाली बात बाद में करेंगे। मैं ऐसी कोई बात अभी नहीं बताऊंगा कि कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया, इससे पहले 1956 का जो था उसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो धीरे धीरे समझते रहेंगे। पहले कुछ बेसिक्स तो समझे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फाउंडेशन में हमने क्या पढ़ा शुरुआत में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है? कोई भी इंसान पूरे इंडिया में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस हम कैसे मानेंगे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया? हम चेक करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंपेयर करके, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हुए? अगर हाँ तो हम बोलेंगे यस आपका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसके ऊपर लगता है। तो ऐसी जो कंपनीज एक्ट है इसमें जो रूल्स पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 470 तक सेक्शन ही सेक्शन है। तो यहाँ जो हम 470 सेक्शंस पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, ये किनको मानना पड़ता है? सपोज आपने पढ़ा होगा 11th-12th में स्केड्यूल बनाना पड़ता है। एज पर स्केड्यूल 3 एक बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में। वो किसको बनानी पड़ती है? पार्टनरशिप फर्म को भी, कंपनीज को। यानी उस एक्ट में जो स्केड्यूल्स में जो भी कुछ लिखा है वो किसको मानना पड़ेगा? तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 1। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 1 क्या बोलता है कि मैं जो एक्ट है, ये जो एक्ट मैंने बना रहा हूं, ये लगेगा किस पे? पढ़ते हैं प्लीज। ये एक्ट किस पे लगेगा? ये एक्ट लगेगा उन कंपनीज पे जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जो रजिस्टर्ड हुई हैं। कहां? अंडर दिस एक्ट। दिस मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कोई कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई? 2011 में। कोई कब रजिस्टर्ड हुई? 1950 में। कोई कब रजिस्टर्ड हुई? 1930 में। तो जो उस जमाने के हिसाब से उस एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उस कंपनी को भी आज के टाइम पे कौन से लॉ मानने पड़ेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि 1956 तो खत्म हो गया, रिपील्ड हो गया, तो उनको कौन से सेक्शंस मानने पड़ेंगे जैसा कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के लॉ, रूल्स, सेक्शंस, शेड्यूल्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? जो 2013 के बाद इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं या जो 2013 से पहले किसी भी कंपनी लॉ में रिलीज हुए। तो कंपनी लॉ कौन से थे उसको क्या बोला हमने? प्रीवियस कंपनी लॉ। हमारे लिए कंपनीज एक्ट 1956 क्या है? प्रीवियस कंपनी लॉ। उससे पहले भी कोई होंगे तो उन एक्टों में अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कराया तो आपके ऊपर ये एक्ट लग गया। यानी इन एक्ट में जो कुछ भी लिखा है वो उन कंपनियों को मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा और किसको मानना पड़ेगा ये एक्ट? इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का तो एक्ट है सर, क्या नाम है उसका? इंश्योरेंस एक्ट 1938। यानी जो भी कंपनियां इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं उन्हें अपने आप को कहां रजिस्टर्ड कराना पड़ता है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। इवन जैसे कंपनी जिनके स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए कौन आता है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर आईआरडीए और इंश्योरेंस एक्ट की कुछ बातें इनकंसिस्टेंट हैं, क्या है? यानी 36 का आंकड़ा है,
कंपनीज एक्ट कह रहा है कि बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, जबकि इंश्योरेंस एक्ट क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। कंपनीज एक्ट कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट कुछ कहता ही नहीं है। तो अगर कुछ कहता ही नहीं है तो कंपनीज एक्ट के रूल्स किस पे लग जाएंगे, इंश्योरेंस पे। लेकिन अगर इंश्योरेंस कह रहा है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन कंपनीज एक्ट कह रहे हैं हम तो 20% का लगाएंगे, तो किसकी बात मानी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की, क्योंकि भैया वो उनमें रजिस्टर्ड हुआ है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट के जितने भी सेक्शन है, रूल्स हैं, वो मानने पड़ेंगे। लेकिन कब, जब तक इंश्योरेंस एक्ट या आईआरडीए इनकंसिस्टेंट नहीं है किससे, कंपनीज एक्ट से। लेकिन अगर दोनों एक्टों ने कुछ बातें बोली हैं तो हम उस एक्ट की बात मानेंगे जिस एक्ट में कवर्ड होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी किस में कवर्ड होती है। लेकिन क्या इंश्योरेंस के ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, हाँ, लेकिन नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, एक्सेप्ट कब नहीं होंगे, where the provisions of the said act मतलब companies act, where the provisions, where the laws of companies act are inconsistent with the provisions of इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए। यानी कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट या कंपनीज एक्ट और आईआरडीए में कहीं भी मतभेद होता है, वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहे हैं, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट और आईआरडीए कुछ नहीं कहता तो कंपनी एक्ट में जो कुछ लिखा है वो किसको मानना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी। सेम बात लिखिए नीचे, बैंकिंग कंपनीज किसके रजिस्टर्ड में आती हैं, बैंकिंग रेगुलेशन 1949। इसके अलावा आरबीआई की गाइडलाइंस भी आती रहती हैं। तो अगर कंपनीज एक्ट की बातें किससे मतभेद रखती हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, तो अगेन उस केस में भी कंपनीज एक्ट बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज होगा। तो इंश्योरेंस के साथ साथ किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनी के ऊपर। लेकिन कब नहीं होगा, where the provisions of Companies Act are inconsistent with the provisions of Banking Regulation Act। ऐसी थर्ड कौन सी कंपनी है, वो कंपनी जो एंगेज्ड है, जुड़ी हुई है किसमें, इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है वो कहां रजिस्टर्ड होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली उनकी बातें हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट लग जाएगा, लेकिन कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा कब, जब प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द। तो आपने ध्यान से नोटिस किया, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कुछ एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है, कि अगर उनके एक्ट साइलेंट हैं तो कंपनीज एक्ट इन पे लगेगा। अगर उनके एक्टों में इनके विरुद्ध, इनसे इनकंसिस्टेंट कोई बात की गई है तो कंपनीज एक्ट उन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चार आपने पढ़ लिए कंपोनेंट जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। पहला किसके ऊपर लगता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दूसरा किसके ऊपर लगता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। लेकिन नहीं लगेगा कब, जब इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए कुछ अलग कह रहा होगा कंपनीज एक्ट से। थर्ड, और किस पे नहीं लगेगा, बैंक कंपनी पे लगेगा। और किस पे लगेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या सप्लाई करते हैं। और किस पे लगेगा सर, जो कंपनी गवर्नड की जाती है, जिन कंपनी को चलाने के लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है। एग्जांपल के लिए लिख लेना प्लीज के आगे, एलआईसी। तो एलआईसी क्या है, एक बॉडी है जिसको गवर्न करने के लिए एलआईसी का एक एक्ट है। सेम एज आरबीआई एक बॉडी है और आरबीआई को गवर्न करने के लिए एक सेपरेट एक्ट है। तो जिनको गवर्न करने के लिए स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, स्पेशली एक्ट बने हुए हैं, तो उन स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न होने वाली कोई भी बॉडी, उसको भी कौन सा एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किस किस पे लग गया, रिकॉल करेंगे। पहला, जो अपने आप को कहां रजिस्टर करा के बैठी, कंपनीज एक्ट या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, बैंकिंग कंपनी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली या सप्लाई करने वाली कंपनी के ऊपर। लेकिन इन तीनों में एक रूल लगा हुआ है, क्या, कि अगर इन तीनों के एक्टों से लड़ाई करोगे तो कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, फिर आपको कंपनीज एक्ट मानने की जरूरत नहीं है। और किसको मानने की जरूरत है, एलआईसी को, आरबीआई को, क्योंकि किसके द्वारा गवर्नड होती हैं, इनका खुद का एक्ट है। तो अगर स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न करने वाली आप कंपनी हो तो आपके ऊपर भी किसके रूल्स लग जाएंगे, कंपनीज एक्ट। इसके अलावा सच बॉडी कॉर्पोरेट
जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है किसी भी एक्ट के द्वारा, यानी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड हुई है किस एक्ट में, किसी भी एक्ट में जो उस टाइम पे चल रहा होगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल गजट में, और क्या बोला, आज से इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उद्घोषणा कर दी किस चीज की, कि आज से इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो उसके ऊपर भी लग जाएगा। अब यहां सिंपल सा पॉइंट उठता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। अगर आप आम जनता से पूछेंगे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, तो वो बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है। क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं इस फोन का मतलब क्या है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये मोबाइल फोन है, लेकिन एक्चुअली में ये तो स्मार्टफोन है। तो कौन बोलेगा इसको स्मार्टफोन? जिसको नॉलेज होगी कि मोबाइल फोन और स्मार्टफोन में एक डिफरेंस है। और जैसे नहीं नॉलेज किया उसने गलत बोला, सही तो बोल रहा है तो ये मोबाइल भी, ये कहीं तार से जुड़ा हुआ तो है नहीं, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, बट ये सिर्फ मोबाइल फोन नहीं रह गया, ये क्या हो गया, ये स्मार्ट भी है। ठीक है, तो जिनको टेक्निकल नॉलेज है वो ही बता पाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। अदरवाइज एक आम इंसान से पूछोगे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, तो क्या बोलेगा, कंपनी। अब बॉडी कॉर्पोरेट का एक्चुअल मतलब क्या है, हम कंपनीज एक्ट जब झांकेंगे तो कंपनीज एक्ट में हमें बॉडी कॉर्पोरेट की एज सच कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी, तो हम झांकने लगे एलएलपी एक्ट में, क्योंकि हमारे कोर्स में और भी क्या है। तो मैं आपको इतना दूर नहीं ले जाऊंगा, मैं सिर्फ उन एक्टों तक ही ले जाऊंगा जो एक्ट हमारे कोर्स का पार्ट है। तो एलएलपी एक्ट को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्या एलएलपी एक्ट में, दिस इज एलएलपी एक्ट 2008, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है। तो एलएलपी एक्ट में एक डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज डी बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा को बात बताता है। पढ़ो क्या लिखा है। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट, कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ, यानी कौन है बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी में लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट कौन है, कंपनी है। एंड इंक्लूड, और किसको इंक्लूड कर लिया, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी एलएलपी भी क्या है, अगर एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है एलएलपी तो वो भी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। इसके अलावा एलएलपी जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है वो भी क्या है, इसके अलावा जो कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है वो भी क्या है। डिटेलिंग में भी नहीं जा रहे, जब इसको पढ़ेंगे तो इसको अलग से डिफाइन करेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन हो गया एलएलपी एक्ट के हिसाब से, इंडियन रजिस्टर्ड एलएलपी, फॉरेन रजिस्टर्ड एलएलपी, इंडिया की कंपनी, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड कंपनी, ये चारों को ही हमने क्या बोल दिया। अब जरा इस डेफिनेशन में वापस आओ, यानी सच बॉडी कॉर्पोरेट मतलब विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट। क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि एलएलपी रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट में, तो क्या कल एलएलपी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके। अदरवाइज एलएलपी को कौन से रूल्स, कौन से एक्ट, कौन से सेक्शंस मानने पड़ते, एलएलपी एक्ट 2008। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इस एलएलपी के ऊपर, ये बहुत बहुत ज्यादा रिस्की मैटर कर रहा है, इसके साथ इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कंपनीज एक्ट। क्या लगा सकती है, अरे हाँ, ये तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना, यस लगा सकती है, लेकिन जब हम बाद में आगे जाएंगे तो हम एक सेक्शन भी पढ़ेंगे कि कंपनी को कि अगर एलएलपी को अगर कंपनीज एक्ट में लाना है, यानी हम क्या चाहते हैं, एलएलपी पर एलएलपी दिखा रहा हूं, एलएलपी को कन्वर्ट करके किस में लाना है, कंपनीज एक्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एलएलपी में ला सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबे चौड़े रूल्स हैं। पहले पार्लियामेंट में आपको ये रूल रखना पड़ेगा, 30 दिन तक उस बात पे चर्चा होगी, लोग बोलेंगे नहीं नहीं इसमें ये रूल्स नहीं लगने चाहिए, सेक्शन नहीं लगने चाहिए, तो उन बातों पर विचार विमर्श होगा, फिर चेंजेस होंगे, तब जाके आप क्या कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो और कह सकते हो कि एलएलपी के ऊपर किसके एक्ट लगेंगे, या जो एलएलपी 20 लाख से ऊपर का कैपिटल रखती है, जो एलएलपी 4 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रखती है, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लग जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी रूल पास कर सकते हो, लेकिन उसका बॉडी कॉर्पोरेट होना जरूरी है। और बॉडी कॉर्पोरेट कौन है, क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगा सकते हो, या पार्टनरशिप फर्म एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न होती है। पार्टनरशिप एक्ट किसकी बातें मानती है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, टी फॉर्मेट ना, अरे बोलो हाँ। क्या पार्टनरशिप को भी वर्टिकल बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट उस पर तो लगता ही नहीं। चेक करो, पहला पॉइंट कंपनी है, दूसरा पॉइंट इंश्योरेंस है, तीसरा बैंकिंग है, चौथा
इलेक्ट्रिसिटी है, पांचवा स्पेशल एक्ट, LIC, RBI, लास्ट बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्वेश्चन उठता है कि बॉडी कॉर्पोरेट है क्या पार्टनरशिप फर्म? जब हमने LLP एक्ट पढ़ा तो क्या समझ आया? वो तो नहीं है, बिकॉज मैं आपके दिमाग में एक क्लैरिटी लाना चाहता हूं, इसलिए मैं IT एक्ट भी ला रहा हूं। IT एक्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बस क्यों ला रहा हूं? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को एक 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 डायरेक्शन दिखाने के लिए। देखो यहां बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, मैं अभी कौन सा एक्ट पढ़ा रहा हूं? कौन सा एक्ट? IT एक्ट। तो IT एक्ट में भी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब बताओ। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एनी कंपनी, यानी हर जगह किसको बॉडी कॉर्पोरेट पुकारा ही गया है। इसलिए आम इंसान को लगता है कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, लेकिन सिर्फ इतना मतलब नहीं है। तो बॉडी कॉर्पोरेट विच इंक्लूड्स व्हाट? पार्टनरशिप फर्म। इवन इंक्लूड्स व्हाट? अगर आप खुद से अपना बिजनेस कर रहे हो इंडिविजुअली, आपकी पार्टनरशिप नहीं है, आपकी LLP नहीं है, आपकी कंपनी नहीं है, तो भी आप क्या हो? ठीक है। इवन बेशक आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म कमर्शियल या प्रोफेशनल एक्टिविटी हो, यानी 3 डॉक्टर मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, 3 CA मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, 3 एडवोकेट मिलके अपना प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है एज पर दिस डेफिनेशन? IT एक्ट। अरे बोलो हाँ। तो क्या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करवा सकती है अगर चाहे तो? तो बॉडी कॉर्पोरेट एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है। अभी इसके एग्जांपल लिख लो, कौन कौन सी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगाए गए हैं, लिख लेना प्लीज। NHA, ये तो सुना ही होगा आपने वर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुना ही वर्ड। तो जो हाईवेज इसके नाम के पीछे क्या आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड सुना ही मिलता है? सिर्फ नहाए है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा नहीं, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। इसके ऊपर कौन से एक्ट लगा दिए? कंपनीज एक्ट, FCI, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको ये बताने के लिए कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा अलग अलग एक्टों में अलग अलग है। तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिनके ऊपर क्या लगा दिया, लगता है इनको कंपनीज एक्ट के रूल्स मानने पड़ते हैं। ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंपनी लॉ इनके ऊपर थोपते। ऐसा हो सकता है कि ये बोले कंपनीज एक्ट के ये से ये सेक्शन इनको मानने पड़ेंगे, ये से ये सेक्शन मानने की जरूरत नहीं है, फिर ये से ये सेक्शन मानने पड़ेंगे। तो वो जिस टाइप से चाहे उस टाइप से कंपनीज एक्ट इनके ऊपर लगा सकते हैं। वापस 3 मार्क का अगर क्वेश्चन आ गया कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है, तो क्या लिख के आओगे? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है? उनके ऊपर जो अपने आप को कहां रजिस्टर करा के बैठे। क्या पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराती है? पार्टनरशिप फर्म तो अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराती। तो कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर होकर बैठे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? कंपनी। इसके अलावा कौन से एक्ट में? 2013 में। लेकिन अगर कोई उससे पहले करा के बैठा होगा तो उसके ऊपर लग जाएगा, कोई यहां लिखा है प्रीवियस कंपनी दूसरा। और किसके ऊपर लगेगा? इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा, लेकिन कब नहीं लगेगा? जब इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोल रहा होगा कंपनीज एक्ट से। पॉइंट नंबर 3, बैंकिंग कंपनी को भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा। कब नहीं लगेगा? जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट होंगे। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है या जो सप्लाई करती है उसके ऊपर भी कौन सा एक्ट लग जाएगा? कब नहीं लगेगा? जब कंपनीज एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी 2013 एक्ट में 36 का आंकड़ा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, वो कंपनी जो किसी एक्ट के द्वारा गवर्नड होती है, लाइक LIC एक्ट के द्वारा गवर्नड होती है, RBI एक्ट के द्वारा गवर्नड होती है, उसके ऊपर भी कौन सा एक्ट लग जाएगा? कंपनीज एक्ट। और लास्ट, तो लास्ट में ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी, तुम जिसको चाहो उसके ऊपर क्या लगा दो, जिसको चाहो। को एक नाम देना था, नाम क्या दे दिया? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अलग अलग एक्टों में अलग अलग है, तो किसी के ऊपर भी क्या लग सकता है? कंपनीज एक्ट। बस क्या करना है, उसको नोटिफाई करना है, ऑफिशियल गजट में दुनिया को बताना है, दोस्तों आज से हमने इन टाइप की LLP पे या इन टाइप की पार्टनरशिप फर्म पे क्या लगा दिया? कंपनीज एक्ट। इन सेक्शन से इन सेक्शन तक, यानी अब उन कंपनी को, उन बॉडी कॉर्पोरेट को क्या मानना पड़ेगा? और बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है? तो आपने देखा कोई भी आ सकता है। अरे बोलो हाँ, इंडिविजुअल बिजनेस भी आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी आ सकती है, LLP भी आ सकती है, सब कुछ ही दिख रहे हैं हमें अलग अलग परिभाषाओं में। तो यस, किसी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। 3 मार्क का आएगा, स्कोर कर लोगे? तो जल्दी से बताओ, मेरे बिना हेल्प के बताओ। सेक्शन 1 क्या बात करता है?
किस किस पे लगता है, जल्दी से 6 बात बता दो। पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सप्लाई, दोनों अलग अलग है, जनरेट करने वाली अलग और सप्लाई करने वाली अलग। नेक्स्ट, जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड होती है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल कर दे। हाँ हाँ हाँ, 3 मार्क का क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब कुछ भी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मतलब आगे जाके हम कहीं ऐसा पढ़े कि ये काम प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती या ये काम पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, तो हमें वो लाइन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी का मतलब होता क्या है, हमें पता होना चाहिए पब्लिक कंपनी का मतलब होता क्या है। तो पहले हम उन डेफिनेशंस को समझेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 2। तो प्लीज आप आ जाओ पेज नंबर 132 पे आ जाओ। 132 ही है ना? ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? यानी हम आज सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन, ताकि कल हम कोई लाइन पढ़े कहीं पे कि प्राइवेट कंपनी तुम पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकती। क्या क्वेश्चन पढ़ा? प्राइवेट कंपनी तुम पब्लिक से क्या नहीं ले सकती? डिपॉजिट्स नहीं ले सकती। तो पहले हमें ये तो पता हो कि प्राइवेट कंपनी का मतलब होता क्या है। तो प्राइवेट कंपनी की परिभाषा कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2। इसको क्लॉज पुकार हैं या सबसेक्शन पुकार हैं जो 68 लिखा है? सबसेक्शन या क्लॉज? हमें इतनी जल्दी ओपिनियन फॉर्म ही नहीं करनी, हम पूरी बात पढ़ेंगे। हम जब पूरी बात पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ क्या लिखा है। यहां लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस, यानी इस 68 को क्या पुकारा गया। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, चाहे वो 68 हो, चाहे वो 85 हो, चाहे वो 71 हो, ये सब क्या है? क्लॉज है। ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या डिफाइंड है? अरे हमें, मैंने बताया था ना, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज सबसेक्शन या क्लॉज है? उस एक्ट को ढंग से पढ़ के। अरे बोलो हाँ। हमने क्या पढ़ा था? देखो दिखा देता हूं फिर से। When the requirement imposed by clause B and clause C of subsection 1 of section 11 have been complied with, तो रजिस्ट्रार आपके वो डॉक्यूमेंट रख लेगा। ये मैं एलएलपी का एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं यहाँ वहीं। तो हम कैसे जाने कि व्हाट इज क्लॉज बी, व्हाट इज क्लॉज सी, व्हाट इज सबसेक्शन 1? तो हमने जाके चेक किया, ऊपर सेक्शन 11 लिखा है। तो वो क्या कह रहा है? उसने इस 1 को क्या पुकारा है? सबसेक्शन। उसने इस बी को क्या पुकारा है? क्लॉज। उसने इस सी को क्या पुकारा है? ए बी सी इंडेंट में आ रहा है, तो ए बी क्या है? फिर 1 के नीचे क्या आ रहा है? 2। तो बताओ 2 क्या हो जाएगा? तो हम अपने आप जब लॉ पढ़ते हैं तो हमें वो दिख ही जाता है कि लॉ मेकर ने उसको पुकारा क्या है। तो यहाँ क्या पुकारा है? 1 को सबसेक्शन। कुछ बच्चे ऐसे भी रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि ABCD में है तो क्लॉज है और 1 2 3 4 में है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज ए। किसकी परिभाषा है? ऑफर की। और यहां पे ABCD नहीं है, क्या है? लेकिन इसको भी क्या पुकारा गया है? तो ऐसा कोई रटंत विद्या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी महान बातें कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर 2 लिखा है, फिर अगर 1 लिखा है, फिर अगर ए लिखा है, फिर अगर 4 लिखा है, तो बेटा ये सेक्शन है, ये सबसेक्शन है, ये क्लॉज है। और ये ऐसे टाइम पास करना ही कहीं नहीं। अपन को, अपन क्या करेंगे? लॉ पढ़ लेंगे, वहां दिख ही जाएगा कि उसने उसको पुकार क्या रखा। ठीक है, सबसे इजी काम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी की परिभाषा। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि कहीं लिखा हो कि प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, तो पहले ये तो बताओ कि होती कौन सी। हम कैसे जानते हैं कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है? उसका नाम पढ़ के। एक्चुअली में आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड, क्या समझ आ रहा है इससे? आईजीपी तुम प्राइवेट कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो 11 12 से हमने इतनी पकड़ तो बना रखी है जिसके नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखा हो एज अ सफिक्स, वो क्या है? प्राइवेट कंपनी। और जिसके नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा हो। ये हमने 11th में हमारी टीचरों ने बिजनेस स्टडीज में इतना पढ़ा दिया था हमें। इतना तो रट्टा मार रखा है हमने, है ना। चलो, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है प्लीज पढ़ते हैं।
दुनिया इतनी बदल गई है, पिछले 6-7 सालों में इतना कोर्स स्ट्रांग हो गया है कि क्वेश्चन अब बड़े बहुत बहुत धांसू तरीके से आते हैं। यानी आपको ना ये कंपनी को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। एक जमाना था 2015-16 तक, उस जमाने में जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट बने ना, उनके एग्जाम में क्वेश्चन आता था डिफाइन प्राइवेट कंपनी। ये स्तर था क्वेश्चन पेपर का। फिर 2018 के आसपास क्वेश्चन आने लगे, कुछ कुछ थोड़े से मेहनत वाले, जैसे ये वो यहाँ पे अभी हम एक चीज पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ काउंट कर रहे हैं तो कितने बैठ रहे हैं। तो ये पब्लिक कंपनी है, बकायदा ये बकायदा पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड है। ये चाहती है कि मैं अपने आप को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर लूं, प्राइवेट में। तो कितने मेंबर करने पड़ेंगे, 200 में लाने पड़ेंगे। तो आप बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता, मेंबर कम करने पड़ेंगे कि नहीं कम करने पड़ेंगे। 2018 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लगे, एंड जो आपके एग्जाम में 2021, 22, 23 में आ रहे हैं, मैं वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो लॉ मेकर जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है पेपर, वो अपना थोड़े टफ क्वेश्चन बनाने लगा है। टफ क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि टीचर स्मार्ट हो गए। टीचर अगर इतना अच्छा पढ़ा देगा बच्चे को, तो ऐसे बच्चे को फेल कैसे करें। इसलिए ऐसे को क्या करना पड़ता है। तो आपका अगर टफ पेपर आ रहा है तो उसका एक्चुअल जिम्मेदार कौन है, अच्छे टीचर। मैं अकेला नहीं, बहुत सारे टीचर अच्छे हैं। अच्छे टीचर एक गुनहगार हैं किसके लिए, टफ पेपर के लिए। बीकॉम में आज भी जाके देखो एग्जाम में, पता है क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन प्राइवेट कंपनी। क्योंकि वहां के टीचर अभी भी क्या है, प्यारे से बेटा हम अच्छा पढ़ाएंगे ही नहीं ताकि तुम्हारा पेपर इजी रहे। और इंटर के फैकल्टी क्या बोलते हैं, हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे तुम्हें सब आएगा, ले आ गया टफ पेपर। ठीक है। प्राइवेट कंपनी, आओ पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, 3 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा तो क्या लिखोगे, और अगर इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। वाओ। प्राइवेट कंपनी एक कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इस वर्ड को पढ़ के क्या पता चल रहा है, प्राइवेट कंपनी एक वो कंपनी कहलाती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इतनी तो हो जितना लॉ बताएगा। और लॉ ने क्या बताया, ये हमारे कोर्स में नहीं है। यानी मैं सेक्शन पढ़ना है, रूल्स नहीं पढ़ने। लेकिन आपको अंदर से पता होगा, आई थिंक 11-12 में पढ़ा रखा होगा, प्राइवेट कंपनी की कैपिटल मिनिमम होती है, मिनिमम होती है 1 लाख। पब्लिक कंपनी की मिनिमम होती है कितनी, 5 लाख। अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म खोलनी है, मिनिमम कितना कैपिटल लगा के धंधा करूं, तुम 10 रुपए लगा के कर लो, वहां कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट अगर प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा, 1 लाख। पब्लिक कंपनी खोलनी तो मिनिमम कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है ये बात, नहीं हमें नहीं पता। क्योंकि क्या लिखा है बुक में, अरे क्या लिखा है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और आईसीएआई ने ना अपनी इसी थियोरी के बेसिस पे जो बाद में भी समरी नोट्स, आईसीएआई ने अपनी बुक के हर टॉपिक के लिए समरी नोट दे रखे हैं। तो समरी नोट अगर देखें तो क्या लिखा है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। ये नो मिनिमम कैपिटल वर्ड क्यों आ गया, क्योंकि उसने इस लाइन को इंटरप्रेट किया कि लॉ बताएगा कि मिनिमम कैपिटल कितनी होगी। इसका मतलब अभी तक कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट ये लाइन एक्चुअली में गलत है, क्योंकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 लाख। प्रैक्टिकल जिंदगी में अगर आप किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओगे एज अ प्राइवेट कंपनी, तो मिनिमम कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी। लेकिन ये लाइन किस लाइन का इंटरप्रिटेशन है, यानी जब बताएंगे तब पता चलेगा ना, अभी तो बताया ही नहीं है। और बताया नहीं तो मतलब मिनिमम कैपिटल कितनी है, नो नो। तो ये जो लाइन है गलत लिखी है, ये लाइन इस लैंग्वेज का बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, बोलो हाँ। ऊपर क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जो लॉ बताएगा। अभी तक तो बताया नहीं एज पर बुक। अगर नहीं बताया तो मिनिमम कैपिटल कितनी है, नो। मिनिमम कैपिटल जैसा कोई बात है ही नहीं। तो जो 1 लाख 5 लाख रखा, अपने दिल में दबा के रख लेना, उसे उजागर मत करना। मिनिमम कैपिटल कितनी है, कोई पूछे तो क्या बोलना, नहीं आईसीए की बुक को देख लो, उन्होंने नहीं बता रखी। तो हमें भी पता, बट प्रैक्टिकल जिंदगी में 1 लाख और
ये राज कहाँ रख लो, दिल में बोलना नहीं है ये किसी को। अरे हाँ है ना। चलो, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, जो लॉ बताएगा, जो कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब करेगा, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। कंपनी में दो चीज होंगी, आपने पढ़ी होंगी बचपन में, एक पढ़ा होगा एमओए। व्हाट इज एमओए? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, मतलब पूछ रहा हूं। ये क्या डेफिनेशन दी है? एमओए मतलब कंपनी का एक वो कागज जिसमें कंपनी के बारे में 6 बातें बताई जाएंगी। वो 6 बातें बतानी है आपको यहाँ पे। कौन कौन सी? इस कागज पे क्या लिखा होगा, कंपनी का नेम क्या है, हम किस नाम से धंधा करेंगे। तो आईजीपी किस नाम से धंधा करेगी? आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से धंधा करेगी। आईजीपी तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुमने जो शेयर होल्डर से पैसे लिए तुम उस पैसे से क्या बिजनेस करोगे? कमर्शियल कोचिंग क्लासेस। तो आईजीपी क्या नहीं कर सकता, जलेबी समोसे नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर से कह के क्या पैसा लिया है, हम आपका पैसा इस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे। और हमने ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है? कोचिंग क्लासेस। तो शेयर होल्डर ने क्या सोच के पैसे इन्वेस्ट किए, और उन्हें आईजीपी के कोचिंग क्लासेस से भरोसा है कि भाई आईजीपी यहां से तो पैसा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कैपिटल कितनी रख रहे हो, मिनिमम कितनी चाहिए होती है? 1 लाख प्राइवेट कंपनी में, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। पब्लिक में मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है ना। तो कितने अमाउंट के साथ आप रजिस्टर्ड हो रहे हो वो कहां लिखेंगे? कैपिटल क्लॉज में। किस में लिखेंगे? एक्चुअली कैपिटल क्लॉज में जितने कैपिटल के साथ आप रजिस्टर्ड हो रहे हो उसके हिसाब से आरओसी को क्या जाती है, फीस जाती है। क्या जाती है? अच्छा, जितने से आप रजिस्टर्ड हो इसका मतलब ये नहीं मार्केट से उतना पैसा उठाना ही पड़ेगा। जितने से आप रजिस्टर्ड हो उसका मतलब आप मार्केट से इतना पैसा उठा सकते हो। इसलिए आप बैलेंस शीट में पढ़ते होंगे ऑथराइज पेड अप, ऑथराइज कैपिटल, और उसके नीचे आप डबल लाइन लगा देते होगे। और बैलेंस शीट में कौन सा इंपैक्ट दिखता होगा? पेड अप शेयर कैपिटल, बिकॉज एक्चुअली में तो पैसा इतना मिला है ना। तो पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से बैलेंस शीट चलती है, ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऑथराइज का तो मतलब ये है कि हम रजिस्टर्ड है इतने से, हम मार्केट से कितना पैसा फ्यूचर में उठा सकते हैं, इतना। अरे हाँ। नेक्स्ट अगला, लाइबिलिटी क्लॉज। तो सपोज कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, तो पर शेयर होल्डर लाइबिलिटी कितनी? 10 रुपए। अगर उसने 10 रुपए दे दिए तो अब उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। 4 चीज हो गई। 5वां, रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे आईजीपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का है। कभी कभी गूगल पे सर्च मारना, आपको सबसे पहले पंखा रोड दिखाएगा। आईजीपी 1/, मैं नीचे 1/7 या 8 है, पंखा रोड जनकपुरी, मतलब जनकपुरी में है इनका रजिस्टर्ड ऑफिस। यानी कंपनी की जनरल मीटिंग्स कहां पे होंगी? जनकपुरी में। कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखे होंगे? जनकपुरी में। रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए बताना पड़ता है। एंड लास्ट, सब्सक्राइबर। यानी कंपनी को शुरू करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 7। तो वो जो मिनिमम लोगों की रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन से लोग हैं वो बताओ। तो उनका नाम सब्सक्राइबर्स में आता है। किस में आता है? हम इनको सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, मेंबर या शेयर होल्डर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मेंबर तो तब कहलाएंगे ना जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अभी तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही है, तो जब वो अप्लाई कर रही है तो उनको क्या पुकारा? और वही सब्सक्राइबर जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी के शेयर्स भी ले लेते हैं, तो वही क्या बन जाते हैं? मेंबर एंड शेयर होल्डर। अरे बोलो हाँ। लेकिन अभी क्या है? सब्सक्राइबर, जो कि मिनिमम कितने चाहिए? प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2 एंड पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7। क्या सब्सक्राइबर 12 भी हो सकते हैं? हाँ, मिनिमम इतने चाहिए, जितने मिल जाए उतना बढ़िया है। बोलो हाँ। तो ये जो 6 बातें किसी कागज पे लिख के हम जब रजिस्ट्रार को बताते हैं तो उस कागज को क्या बोलते हैं? और एओए क्या है? ये कंपनी के खुद के बनाए हुए रूल्स हैं। कंपनी खुद के भी तो कुछ रूल्स बनाएगी। हम बिजनेस करेंगे तो हमारे यहाँ बिजनेस ऐसे होगा। अगर हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे तो एटलीस्ट 15 लोग जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक हम मीटिंग कंडक्ट ही नहीं करेंगे। उससे कम वाले मेंबर्स की मीटिंग वॉइड है। ऐसे जो भी रूल्स होंगे वो कौन बनाएगा? वो एओए में लिखे होंगे। कहां लिखे होंगे? वापस आएंगे। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, एज में बी प्रेस्क्राइब, एंड जिसके आर्टिकल्स मतलब इसके एओए में ये बातें लिखी होनी चाहिए। कौन सी बातें? वही पढ़नी है हमें। पहली बात क्या? रेस्ट्रिक्ट्स है द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। रेस्ट्रिक्ट वर्ड लिखा है, प्रोहिबिट वर्ड लिखा है?
रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या अंतर है? तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, प्रोहिबिशन। तुम घर से बाहर जाओ लेकिन रात को 10 बजे तक आ जाना। तो क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर अगर ए के पास है, क्या वो बी को ट्रांसफर कर सकता है? इसके लिए हम एओए में लिखी हुई क्या पढ़ेंगे? रेस्ट्रिक्शन। सपोज रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 लिखी हुई है कि कोई भी शेयर होल्डर माइनर को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ए अगर बी को शेयर ट्रांसफर कर रहा है, बी कौन है? माइनर, तो कर पाएगा रेस्ट्रिक्शन से। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कोई भी शेयर होल्डर किसी फॉरेन रेसिडेंट को अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर कर रहा है और बी कौन निकला? फॉरेन रेसिडेंट, क्या ट्रांसफर कर पाएगा? पॉइंट नंबर 3 ए अपने शेयर किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जो इनसॉल्वेंट है। बी इनसॉल्वेंट है, क्या ए अपने शेयर बेशक फुल्ली पेड अप है, क्या बी को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शंस की लिस्ट में आ रहा है। सपोज 3 ही रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके अलावा ए अपने शेयर बी को देना चाहता है, दे सकता है? हाँ, क्योंकि वो इन तीनों में से किसी भी रेस्ट्रिक्शन में कवर्ड नहीं होता। तो जो पहली चीज हमने क्या चेक की, प्राइवेट कंपनी को क्या चेक की कि उसके आर्टिकल्स झांको, आर्टिकल्स में क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस की लिस्ट बना रखी है कि किनको शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, किनको नहीं हो सकते। अगर ऐसी कोई लिस्ट है तो पहला फीचर मिल गया कि वो कैसी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी। दूसरा, एओए में ही लिखा होगा, एओए में ही लिखा होगा हमारी कंपनी में जो मैक्सिमम शेयर होल्डर, मैक्सिमम मेंबर्स जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 200। अगर ये लाइन लिखी नहीं है तो पब्लिक कंपनी। मैं फील करा देता हूं, पब्लिक कंपनी की परिभाषा देखो कितनी प्यारी है, जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक है। यानी प्राइवेट कंपनी का कोई भी क्लॉज टूटा तो हम ऑटोमेटिकली क्या पुकारने लगेंगे उसको? पब्लिक। पब्लिक, अरे बोलो हाँ। तो प्राइवेट कंपनी में एक और एक बात लिखी होगी एओए में, क्या कि हमारे मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। अगर ये लाइन लिखी है तो उसका दूसरा फीचर मिल गया, कौन सा? कि ये प्राइवेट कंपनी हो, कि इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ये लाइन क्यों लिखी है? क्योंकि ओपीसी को भी कैसा दर्जा मिलता है? ओपीसी को भी क्या बोलते हैं? अगर ओपीसी कंपनी तो उसे कैसे लिखेंगे प्लीज फील करना। सपोज मैं लिखा हूं ऋषभ गौर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कैसी कंपनी लग रही है? प्राइवेट कंपनी। मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? तो इसका मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड तो है लेकिन कौन सी है? 1% कंपनी। इसमें 2 मेंबर नहीं होंगे, इसमें मिनिमम मेंबर कितना होगा? 1। मैक्सिमम भी कितना होगा? 1। इसलिए क्या लाइन लिखी? ओपीसी को साइड कर दो, क्योंकि ओपीसी भी है तो प्राइवेट ही। ओपीसी को साइड कर दो तो लिमिट लगा दी, द नंबर ऑफ मेंबर कितने पे? 200। यानी प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? ये हमें कैसे पता चलेगा? आर्टिकल्स झांक के। जब आर्टिकल देखेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा? मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। तो मतलब ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है सर प्रोहिबिट है। प्रोहिबिट मतलब मना है। क्या मना है? इनविटेशन टू द पब्लिक। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करना चाहता हूं, क्या आप मेरी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करेंगे? हम ऐसा पब्लिक को बोल नहीं सकते अगर आप कैसी कंपनी हो। तो प्राइवेट कंपनी में थर्ड बात क्या लिखी होगी एओए के अंदर? कि प्रोहिबिशंस है, कि वो पब्लिक को क्या नहीं कर सकती? इनवाइट, कि वो उसके शेयर क्या करें? सब्सक्राइब। अब इसको बहुत ही बेसिक टर्म से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि ऑफर 2 टाइप से हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। अरे बोलो हाँ। तो प्राइवेट कंपनी है ना, वो स्पेसिफिक ऑफर दे सकती है। क्या दे सकती है? मतलब क्या आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदोगे? क्या आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदोगे? क्या आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदोगे? अब वो कह रही है मैं खरीदूंगी। बेटा आप खरीद ही नहीं सकते क्योंकि आपको ऑफर दिया ही नहीं। यानी इस चीज को कंपनीज एक्ट में कहा गया प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहा गया? जिसको हम बचपन में क्या पढ़ते थे? स्पेसिफिक ऑफर। उसी को क्या कह दिया? प्राइवेट प्लेसमेंट। एक बारी में 200 मेंबर्स को हो सकता है। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो कितने लोगों को कर सकती है? और प्राइवेट कंपनी में होते भी कितने मेंबर है टोटल? मैक्सिमम 200। अच्छा, जिनको भी मैं स्पेसिफिक ऑफर दूंगा पहले आरओसी को बता के चलूंगा। आरओसी, मैं ना ए को शेयर दे रहा हूं, बी को शेयर दे रहा हूं, सी को शेयर दे रहा हूं, डी को शेयर दे रहा हूं। ठीक है, मैं 200 को नहीं दे रहा, 4 को ही दे रहा हूं। ठीक है, ए बी सी डी।
उधर से ई कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूं, भाई आपको ऑफर दिया ही नहीं, आप खरीद सकते ही नहीं। अगर मैंने ई को शेयर अलॉट कर दिया तो क्या होगा, आरओसी क्या बोलेगी, ई का नाम मेरे पास रजिस्टर्ड, आप सिर्फ किसको शेयर इशू कर सकते हो, ए बी सी डी को, इनमें से किसने शेयर लिया नहीं, तो सॉरी ई का जो आपने शेयर ट्रांसफर कर रहे हो ये क्या है, ई को जो आप शेयर दे रहे हो ये क्या है, वाइड, क्योंकि ये आर्टिकल की पावर के बाहर जा रहा है। और अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो ई को दूंगा, तो आप प्राइवेट कंपनी के दिखे हुए एओए का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब आज से तुम क्या पब्लिक, अब तुम पे कौन से लॉ लगेंगे, पब्लिक कंपनी वाले, कौन से नहीं लगेंगे, प्राइवेट कंपनी वाले। समझ रहे हो बात को, अरे हाँ हाँ। तो हम एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी कब माने, पहली चीज जब उसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल उतनी हो जितना लॉ बताए, एंड उसके आर्टिकल्स में तीन चीज चेक करेंगे। पहली चीज क्या किसी को किसी के शेयर ट्रांसफर करने की कोई रेस्ट्रिक्शन लिस्ट है, ये एओए में होनी चाहिए। दूसरा मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी का दूसरा फीचर मिल गया। तीसरा हम अपने शेयर पब्लिक एट लार्ज को नहीं देंगे, पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकते। हम कैसा ऑफर दे सकते हैं, स्पेसिफिक। हम कैसा ऑफर नहीं दे सकते, जनरल। आप पढ़ोगे थोड़े दिन बाद कि ऑफर दो टाइप से दिया जा सकता है। एक आपने वर्ड सुना होगा प्रोस्पेक्टस। देखो कंपनीज एक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक टॉपिक पढ़ाने जाओ तो दूसरा टॉपिक चिपक जाता है, तो हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, वरना हम फिर रायते ही फैलाते रहेंगे और हम टॉपिक को खत्म नहीं कर पाएंगे। जब प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, हम जनरल ऑफर मांग रहे हैं। जनरल मतलब कोई भी हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू कौन शेयर पैसे मांग सकता है, पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी। दूसरा तरीका होता है पैसा मांगने का, प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसको मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक ऑफर। इसके बाद में पहले किसको बताएंगे, इन लोगों को दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को दे सकते हैं। ये कौन इशू कर सकता है, पब्लिक भी और प्राइवेट कंपनी भी। तीसरा तरीका होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर में शेयर्स तो इशू हो जाते हैं लेकिन बदले में पैसा नहीं मिलता। सुना होगा ना, कंपनी के पास जिसके पास 2 शेयर हैं उसको कंपनी 1 शेयर बोनस के तौर पे देगी। तो बोनस शेयर में शेयर्स तो मिलते हैं बट क्या नहीं मिलता, कंपनी को पैसा नहीं मिलता। तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बोनस शेयर किसको मिलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसलिए बोनस शेयर कौन इशू कर सकता है, पब्लिक भी और किसी बाहर वाले को थोड़ी ना कर रहे हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा 11th-12th में, क्या राइट इशू पढ़ा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहते हैं कि तू ही हमारी कंपनी के शेयर खरीद लेना, ओनरशिप तेरे पास ही रहेगी, वरना ये शेयर बाहर जाके बेचूंगा तो ओनरशिप डायल्यूट हो जाएगी। कंपनी ने 10 शेयर इशू कर रखे हैं, 10 शेयर और इशू करने, अगर वो बाहर वाले खरीदेंगे तो 20 का आधा हो जाएगा तू, और अगर तूने ही 10 खरीद लिए तो ओनरशिप तेरे पास में रहेगी। अगर बाहर जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, 2 रुपए खर्चा, तू ही खरीद ले 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में, क्यों, क्योंकि मेरा 2 रुपए का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं, तो ये भी कौन इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी भी और। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो प्राइवेट कंपनी बस किस तरीके से पैसा रेज नहीं कर सकती, बाकी तो 3 तरीके से शेयर इशू कर ही सकती है। बोलो हाँ, ये 4 तरीके होते हैं क्या इशू करने के, शेयर्स। पहला प्रोस्पेक्टस, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा बोनस शेयर, चौथा इसमें तो पैसा भी नहीं आता, इसमें तो बस क्या जाता है, शेयर जाता है। कंपनी के बाद जब बहुत प्रॉफिट हो जाता है, बहुत जनरल रिजर्व हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर बांट देती है। ठीक है, अरे बोलो हाँ। खैर ये तो बहुत डिटेलिंग बात हो गई, यहाँ पे भी जाना ही नहीं क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे हैं। पढ़ो, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या, एक कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, एज लॉ में प्रेस्क्राइब्ड, एंड जिसके आर्टिकल में 3 चीज झांकेंगे। पहली चीज रेस्ट्रिक्शंस है, राइट टू ट्रांसफर शेयर, क्या ए बी को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन चेक कर लेना कहीं वो रेस्ट्रिक्शन लिस्ट में ना आ रहा हो। पॉइंट नंबर 2, लाइन लिखियो कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं हमारे, 200। एंड पॉइंट नंबर 3, प्रोहिबिशन है, आप पब्लिक को शेयर्स के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकते कि वो आपके शेयर सब्सक्राइब कर लें। आप कैसी प्लेसमेंट्स करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात, जब हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे थे 200 मेंबर्स वाली बात, कौन सी वाली बात, तो यहां पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट मतलब एक कंडीशन लग गई, 200 मेंबर्स ठीक है, लेकिन वेयर 2 और मोर पर्सन, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग
होल्ड कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा शेयर इन अ कंपनी। कैसे? बॉक्स में ले लेना। कैसे? जॉइंटली, यानी मैंने और एक्स ने, दोनों ने मिलके कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। तो कंपनी की नजर में हम दो शेयर होल्डर हैं या एक ही? दो लोग मिलके एक शेयर खरीदे हैं तो वो तो एक ही कहलाएंगे ना भाई। सपोज दो भाई बहन है या दो अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने आईजीपी से सीए की कोचिंग ली, पेन ड्राइव खरीद ली कि भाई मुझे पेन ड्राइव दे दो। तो आईजीपी के पास तो एक ही बच्चे की फीस आई ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो पेन ड्राइव लगा के गूगल ड्राइव से दोनों बच्चे साथ में क्लास ले रहे हैं। तो आईजीपी की नजर में आईजीपी ने कितने बच्चे पढ़ाए? लेकिन वो बच्चा, दो बच्चे एक कोचिंग की फीस में पेन ड्राइव में पैसा कमा रहे हैं। अरे बोलो हाँ। आया समझ? 1.5 व्यू क्यों मिलता है, 2 व्यू क्यों नहीं मिलता? दोनों में सामंजस्य होना बहुत। अगर दोनों में घनिष्ठ मित्रता नहीं है तो वीडियो एक देख रहा है एक बाद में देख रहा है तो 1.5 व्यू मिलेगा। तो उसके लिए क्या होना बहुत जरूरी है? साथ ही देखेंगे, जब भी देखेंगे तभी हो सकता है पॉसिबल। तो आईजीपी का तो एक ही पैसा है ना, तो आईजीपी क्या मान के चलेगा? हमने दो पेन ड्राइव बेची या एक? एक। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड कर रहे हैं वन और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली इन अ कंपनी, तो दे शेल फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 68 बी ट्रीटेड एज। तो आप जरा इस क्वेश्चन बैंक पे आना। अदर्स कितने शेयर होल्डर हैं? 245 के हिसाब से कितने हैं? 20। इन अभी 20 को क्लैरिफाई कर रहा है। 10 जॉइंट होल्डर हैं होल्डिंग शेयर जॉइंटली इन द नेम ऑफ फादर एंड सन। ये 20 आपको लग रहे हैं, लेकिन ये 20 कैसे हैं? हमने अलग अलग काउंट किया है इनको। तो एक्चुअली में कितने बताओ? 245 में से घट के कितने हो गए? 235। अभी और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और कंडीशन लगी। 200 जो काउंट कर दो उसमें एक और कंडीशन अटैच कर लो। हमने कहा क्या? ध्यान से पढ़ना प्लीज, ध्यान से पढ़ना। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट टेंस पास्ट, हु आर, जो अभी भी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं। एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली, पहले कभी एम्प्लॉयमेंट में थे। तो दोनों एम्प्लॉय हो गए, जो आज भी एम्प्लॉय है या जो कभी एम्प्लॉय थे आज एम्प्लॉय, बट वो मेंबर बने थे, वर मेंबर्स। वो कंपनी के क्या बन गए? मेंबर, यानी उन्होंने कंपनी के शेयर्स ले लिए, कंपनी में मेंबरशिप ले ली। वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी कब? वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे उस समय उन्होंने कंपनी क्या खरीद ली। बेशक आज वो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन शेयर्स कब खरीदे, मेंबर कब बने? जब वो एम्प्लॉय थे। हैव कंटिन्यू टू बी, और वो आज भी क्या है? वो आज भी मेंबर है, लेकिन क्या नहीं रहे? एम्प्लॉय नहीं रहे। या एम्प्लॉय है भी, एम्प्लॉय है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। वो मेंबर कब बने थे इस बात से फर्क पड़ता है। मेंबर कब बने थे? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे। आफ्टर द इवन एम्प्लॉयमेंट सीज, वो अभी भी कंटिन्यू है एज अ मेंबर। shall not be included in the number of member of 200, तो उनको 200 की गिनती में काउंट मत करना। क्यों हटाया इन एम्प्लॉयज को, ये बताओ। लॉ में कभी क्या इंटेंशन होगी इन लोगों को हटाने की? वो तो समझ आ गए, दो लोगों ने एक शेयर खरीदा तो उन्हें एक ही मानेंगे, दो शेयर होल्डर नहीं मानेंगे, तो समझ आ रहा है। बाकी कंपनी वास्तव पैसा एक ही है ना। एम्प्लॉयज को क्यों हटाया 200 की काउंटिंग करते समय? कई बार कंपनी के पास पैसे नहीं होते एम्प्लॉय को देने के लिए, तो वो एम्प्लॉय को क्या देता है? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छे अच्छे तरीके से मेरी कंपनी में 5 साल काम कर, 5 साल अगर तूने लग के काम किया तो मैं तेरे को कंपनी के शेयर फ्री में दे दूंगा। या स्वेट इक्विटी शेयर, तूने कंपनी में बहुत पसीना बहाया है इसलिए मैं तुझे कंपनी के क्या दे रहा हूं? शेयर। तो शेयर क्यों दे रहे हैं? ताकि वो कंपनी में काम करता रहे, ताकि उसे भरोसा हो कल अगर जब मैं कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर बेच के पैसा कमा लूंगा। कंपनी के पास आज देने के लिए क्या नहीं है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा करके कंपनी कितने एम्प्लॉय रोक पाएगी शेयर दे देके? 200 ही रोक पाती, बोलो हाँ।
बाकी प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो हमने बोला तू कितने भी रोक, इन 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 एम्प्लॉय वाले शेयर होल्डर को हम 200 की लिमिट में काउंट, तुम्हें 1000 रोकने 1000 रोको। मतलब ऐसा हो सकता है प्राइवेट कंपनी में 1400 मेंबर्स हैं, इसमें से 1300 सिर्फ एम्प्लॉइज हैं। अभी भी उस प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स और आ सकते हैं? 100, क्योंकि बाकी जो थे इन्होंने शेयर कब पाए? जब वो एम्प्लॉय थे। तो हम यही कह रहे हैं कि बेशक कितने भी हों, लेकिन जब हम काउंटिंग करने जाएंगे 200 की, तो किनको एक्सक्लूड कर देना, किनको हटा देना? उन लोगों को हटा देना जिनको शेयर्स, जिनको मेंबरशिप कब मिली थी? जब मैं, चाहे वो आज एम्प्लॉय है या नहीं है। ध्यान से समझ आया? तुम्हें डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा बेटा, बिकॉज तुम्हारा टीचर तुम्हें डिटेलिंग में पढ़ा रहा है। मतलब आई से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, तुम्हें लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा? टीचर अब इतना डिटेल में पढ़ा रहा है तो आई से भी क्या करेगा? तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा डिटेलिंग चाह के भी। क्यों? टीचर पढ़ा रहा है। हमारी वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, आई से बोलेगा बच्चों को इतना पढ़ा दिया, अब तो पेपर और टफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। चलो अब एज अ प्रॉपर पढ़ते हैं डेफिनेशन। अब हमने एक वर्ड पढ़ लिया, अब हमें ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझ आनी चाहिए। चलो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा किस सेक्शन में पढ़ेंगे? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड बाय विच इट्स आर्टिकल। तीन चीजें चेक करेंगे। पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। तो अगर किसी के दिमाग में मिथ है कि प्राइवेट कंपनी में एक शेयर होल्डर अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये मिथ हटा दो। कर सकता है, बस किन को नहीं कर सकता? जो रेस्ट्रिक्शन लिस्ट में आएंगे उनको नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, ओपीसी को साइड में रख दें तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200, ऐसी लाइन लिखी होगी। अच्छा, तो 200 लोग जब हम काउंट करेंगे तो हम ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक मानेंगे या दो मानेंगे? एक। इसके अलावा अगर किसी के पास शेयर्स थे, कब? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे। बेशक आज एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं है, लेकिन शेयर्स कब मिले थे? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे। अरे बोलो हाँ। तो उन लोगों को भी हम 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, प्रोहिबिट है कि आप इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को कि वो आपके शेयर क्या करें, यानी जनरल ऑफर नहीं हो सकता। कैसा ऑफर होगा? स्पेसिफिक, जिसको कंपनी लॉ में क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट्स कहते हैं। अब इन्होंने उसी बात को समराइज करके यहां लिख दिया, प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड शेयर कैपिटल, नो, गलत लाइन है बट ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंगली जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली नो ही है। मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? ओपीसी में कितने होते हैं? एक। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? लेकिन किसको हटा दो? उनको जो एम्प्लॉयज की वजह से क्या बने थे? मेंबर, चाहे वो आज एम्प्लॉय हैं या नहीं है। क्या ये शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उसमें क्या है? कुछ रेस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिट है कि आप किसको इनवाइट नहीं कर सकते? पब्लिक को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। इसके अलावा स्मॉल कंपनी कौन बन सकती है? प्राइवेट कंपनी बन सकती है। और ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज, बस ब्रैकेट में क्या लग जाता है? ओपीसी और लग जाता है सफिक्स के तौर पे। हाँ हाँ हाँ। अब पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये मानते हुए कि आप बहुत स्मार्ट हो गए, मैं ये मानते हुए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 2017-18 का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। एबीसी कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? कितने भी? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो कितने हैं? ऐसा वो कह रहे हैं। वो आपके पास आए चार्टेड अकाउंटेंट, भैया हमारी कंपनी में ना 245 मेंबर्स हैं, आप ना हमारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सीए बताओ हमें कितने मेंबर कम करने पड़ेंगे? आप बोलोगे प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? पहला मतलब यार मेंबर कम करने के लिए बहुत सारे रूल्स लगते हैं। मेंबर कम, भाई किसी से उसका शेयर खरीद रहे हो तो क्या वो औने पौने दाम मांगेगा कि मैं अपना शेयर इतने में दूंगा वरना अपना शेयर नहीं बेचूंगा? प्लस इतनी सारी अप्रूवल्स लगती हैं, तो कोई आसानी से तो देगा नहीं। तो यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई सीए यार। कह रहे रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे हिसाब से 245 मेंबर हैं कौन? उसने आपको लिस्ट थमा दी, कह रहे डायरेक्टर और रिलेटिव मिला के 190 हैं। हमने कहा ठीक है, और
एम्प्लॉय, हमने कहने तो हटा ही दो, एक्स एम्प्लॉय, लेकिन इनको शेयर्स कब अलॉट हुए थे, तो हम कह रहे हैं इनको भी हटा दो, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अदर्स 20, ओहो 210 बैठ रहे हैं, लेकिन अदर्स में ना पापा बेटे ने मिलके, तो ये तो 10 ही हुए, बोलो हाँ, ये है नहीं, ये है नहीं, 190 प्लस 10। तो क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज करते हैं कन्वर्ट अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, एडवाइस कीजिए क्या इनको रिड्यूस करने पड़ेंगे अपने नंबर ऑफ मेंबर्स, क्यों नहीं रिड्यूस करने, है ही 200, तो जब 200 है तो आप ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको मेंबर घटाने की जरूरत क्या। इस क्वेश्चन में कि जो आपने प्रोवाइडेड फर्दर दैट पढ़ा था, ये आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हुआ। डिफाइन प्राइवेट कंपनी से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन कौन सा है, आसान लगा, वेरी गुड। आओ टफनेस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सब ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज, अपने हाथ में पहले कॉपी पेन निकालेंगे, एक रफ कॉपी निकालो, उस पर इस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सब अभी जल्दी 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 निकाल लिया, हाँ गुड, थोड़ा और फास्ट, निकाल लिया, चलो पढ़ो। जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड, नाम से समझ आ रहा है कैसी कंपनी हो, कीवर्ड्स कॉपी में लिखते हैं ना, पब्लिक कंपनी है, कितने मेंबर्स हैं, तो पब्लिक कंपनी तो कितने भी हो सकते हैं, चलो, ऑफ विच, उसमें से 25 मेंबर्स जो हैं वो एम्प्लॉय थे, यानी 225 में से 220 में से खुद ही कह रहा है 25 मेंबर क्या है, एम्प्लॉय थे, है नहीं, थे इन द कंपनी, कब से कब तक, ये लिख लेना प्लीज कॉपी पे अलग से, 1 अप्रैल से लेकर कब तक, यानी इन 10 साल उन्होंने क्या किया, उस कंपनी में काम किया, और काम करने की वजह से उन्होंने कंपनी में क्या खरीद लिए, शेयर्स, अरे बोलो हाँ, तो दे वर अलॉटेड शेयर्स इन जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड फर्स्ट टाइम कब, आप बताओ 1 जुलाई किसके बीच आता है, 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2016 के बीच ही आता है, यानी उनको शेयर्स कब मिले, जब वो जॉब कर रहे थे। अब आगे बढ़े, जो उन्होंने बेच दिए, और तेरे की ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, बेचने वाली कोई बात, अब रायता फैल रहा है, कह रहे जो उन्होंने बेच दिए कब, लिखो दे कब बेचे, 1 अगस्त 2016 को, यानी जॉब छोड़ी कब, 28 जून 2016 को जॉब छोड़ी, पैसे की जरूरत हुई, कंपनी के शेयर्स बेच दिए, कब, जॉब छोड़ने के बाद, फिर कुछ टाइम बाद उन्हें मिल गया होगा पीएफ ग्रेचुटी वगैरह वगैरह, तो 1 दिसंबर 2016 को दोबारा 25 के 25 मेंबर ने दोबारा शेयर खरीद लिए हो, आज की तारीख में बात करूं तो वो शेयर होल्ड करके बैठे। क्वेश्चन, नाउ कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है अपने आप को प्राइवेट कंपनी में, बताइए क्या उसको अपने मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि जब शेयर लिए तब वो एम्प्लॉय नहीं थे। क्या क्वेश्चन का स्तर बढ़ गया, अगला, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर 25 मेंबर एम्प्लॉय ही थे 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2017, 16 से बढ़ा के उनकी जॉब कितनी कर दी, और शेयर कब खरीदे थे, अब क्या मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब उन्हें शेयर कब खरीदे, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। तुम देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल कहां जा रहा है, शेयर बेचे खरीदे, बेचे खरीदे, समझो नहीं समझ रहे हो, अरे हाँ है ना, ये इस लेवल क्वेश्चन क्यों बना, अगर मैं तुम्हें सिर्फ प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा के भेजता तो जो क्वेश्चन पेपर का जो ड्राफ्ट करने वाला बंदा है वो मैक्स टू मैक्स ये बनाता, लेकिन तुम्हारे टीचर ने बगाड़ा बोला प्रोवाइडेड फॉर दैट भाई से कहता फेल कैसे करूं,
तो आईसीए ने थोड़ा और धांसू क्वेश्चन बना दिया। यानी इस क्वेश्चन को बीकॉम वाला बच्चा सॉल्व कर सकता है? नहीं उससे ना हो पाएगा। वो कह रहा भाई साहब मैं फेल। ठीक है ठीक है, चलो एक बार रिकॉल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो तीन टाइप के जनरेशन के तीन टाइप के क्वेश्चन। तो अगर कोई 2012 के आसपास का सीए बना हुआ है और वो तुमसे बोले सीए में कंपनी लॉ बहुत टफ थी, चल हट, हमें पता थी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते थे, प्राइवेट कंपनी। तो तुम्हारा लेवल टफ है, उनका टफ था? अरे उनका इसलिए टफ था क्योंकि उनके जमाने में ऐसे टीचर नहीं थे, तो उनके लिए वो भी टफ था। बीकॉम वाले से पूछो, कह रहे प्राइवेट कंपनी, हाय तौबा कितनी मुश्किल है। वो कह रहे मेरे को तो पब्लिक कंपनी की आती है, जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक। ठीक है, वो उसको वो टफ लगता है। ठीक है, पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज। कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है? जिसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल उतनी हो जितना लॉ बताएगा, एंड उसके आर्टिकल में तीन चीज चेक करेंगे। पहली चीज, क्या रेस्ट्रिक्शंस की कोई लिस्ट है? पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 200 लिखे हुए हैं? हाँ लिखे हुए हैं। एंड थर्ड, पब्लिक को आप शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते। अच्छा, जो 200 लोग हैं उनमें कौन कौन काउंट नहीं होगा? जॉइंट को एक मानेंगे, और जो एम्प्लॉय के टाइम पे मेंबर बन गए थे उनको हम 200 की काउंटिंग में काउंट, और जो शेयर, जो नॉर्मल शेयर खरीद रहे हैं उनको हम 200 में काउंट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 71 परिभाषा। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज ए प्रिस्क्राइब। इसका भी बताएगा, वैसे आपको पता है कितना होता है, दिल में दबा लो। लॉ की नजरों में हमें पता नहीं है, लॉ अभी बताएगा। और क्या ना हो, आर्टिकल में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। पब्लिक मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, पब्लिक शेयर, पब्लिक को भी ट्रांसफर कर, पब्लिक भी आपके शेयर सब्सक्राइब कर सकती है, पब्लिक। प्राइवेट कंपनी का कोई भी रूल टूटा तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? पब्लिक कंपनी बन गए। ठीक है, एक छोटी सी बात और, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। अब यहां एक वर्ड आ गया सब्सिडरी। आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन एक आइडिया दे दूंगा कि मुझे टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है किसी दूसरी कंपनी की अगर ये कंपनी इस कंपनी में होल्ड कर ले 50 से ज्यादा परसेंट वोटिंग राइट्स। मतलब मैंने आपकी कंपनी के, आपके शेयर पे 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट था, और मैंने आपकी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो मेरी जो कंपनी है उसने आपकी कंपनी के 50 से ज्यादा परसेंट शेयर खरीद कर लिए, तो मेरी कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। और आपकी कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडी कंपनी। इसका क्या मतलब होता है अभी उसकी चर्चा पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये चर्चा हमें कल करनी है कि होल्डिंग सब्सिडी क्या होता है। आज सिर्फ इतना सुना कि अगर एक कंपनी बोल रहा हूं मतलब एच लिमिटेड, अगर एस लिमिटेड के या एस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीद लेती है, कितने? 50% से ज्यादा उसको होल्ड कर लेती है, तो हम मानेंगे ये कंपनी का नाम क्या? होल्डिंग कंपनी। और इस कंपनी को क्या पुकारेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। ये बात समझ आ गई? अरे हाँ, अब लॉ मेकर की लैंग्वेज पढ़ना, लॉ मेकर को ना बड़ी ऐसी लैंग्वेज लिखने में बड़ा मजा आता है, पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी, बाद में लगा ब्रैकेट, कॉमा से कॉमा को मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं। ऐसे पढ़ना कि वो इस ये जो बात बोली है ना, ये बात इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। पढ़ना ध्यान से, एक कंपनी जो कि सब्सिडियरी है, मतलब क्या है? सब्सिडियरी है इस कंपनी की। और ये कंपनी कौन है? ये कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब ये कंपनी कौन सी कंपनी है? सिंपल भी तो लिख सकते थे, प्रोवाइडेड दैट a private company which is a subsidiary of a public company will be treated as public company। नहीं ऐसे नहीं लिखा, क्या लिखा? a company which is a subsidiary of a company। कौन सी कंपनी? जो प्राइवेट नहीं है। जो प्राइवेट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये पब्लिक कंपनी तो हुई।
तो एक कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, शैल बी डीम मानी जाएगी तुम भी क्या हो। यानी अगर ये कंपनी लिमिटेड है और ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और इस कंपनी को किसने होल्ड कर लिया, पब्लिक कंपनी ने, तो ये कंपनी क्या मानी जाएगी, ये भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ये लिखा ना डीम, डीम मतलब मान लेंगे कि तुम क्या हो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में तुम्हें पब्लिक मान लेंगे। even where even where even where even where even where even where such subsidiary company continue to be a private company in its article, आर्टिकल के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो तुम अभी भी क्या लग रही हो, प्राइवेट, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है, पब्लिक का, तो तुम क्या हो, पब्लिक। बेशक कागजों में तुम क्या हो। कल अगर फ्यूचर में ये होल्डिंग कंपनी अपने कुछ शेयर बेच दे और दोबारा से कितना शेयर हो जाए 45%, तो ये होल्डिंग नहीं दी, तो तुम दोबारा क्या मानी जाओगी, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। आई बात समझ, क्योंकि तुम पे किसी का हाथ है तो तुम अब छोटी कंपनी नहीं रही, हम क्या मानेंगे तुमको, बड़ी कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी, और अगर उसका हाथ गया तो प्राइवेट कंपनी। अरे हाँ, ये कुछ ऐसा है कि मैं टपोरी टीचर, लेकिन कहां पढ़ा रहा हूं, आईजीपी के ब्रांड नेम के अंदर, तो मैं बड़ा टीचर, आईजीपी ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया तो फिर मैं फिर टपोरी टीचर, तो मैं कब तक बड़ा टीचर। तो वैसी सी बात हो गई कि प्राइवेट कंपनी बेशक कागजों में क्या है, आर्टिकल्स में क्या है, प्राइवेट, लेकिन उस पर किसका हाथ है, तो उसको किसने होल्ड कर रखा है, पब्लिक ने, तो पब्लिक का रंग रूप किस पे चढ़ जाएगा, प्राइवेट कंपनी का। और जैसी पब्लिक ने अपनी होल्डिंग छोड़ी तो बोलवा से, अरे बोलो हाँ, अरे हाँ, पढ़ो पब्लिक कंपनी की परिभाषा पढ़ो। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ, एंड उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, एज ए प्रेस्क्राइब, एंड पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी क्या होगी, नॉट बीइंग अ, नहीं नहीं, पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी पब्लिक ही होगी, बेशक वो कागजों में क्या है, प्राइवेट। जिस जो पब्लिक का जो होल्डिंग का रंग रूप होगा वो किस पे चढ़ जाएगा, उसकी सब्सिडरी कंपनी पे चढ़ जाएगा। यानी सब्सिडी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो भी कैसी डीम, कैसी मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक कंपनी क्या नहीं होती, उसके शेयर फ्री ट्रांसफरेबल है, कोई मिनिमम पेड कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे कितनी है, बट ठीक है बुक के अकॉर्डिंग ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में कितने होंगे, मैक्सिमम में से कोई लिमिट नहीं है। और सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी क्या ट्रीट होगी, आई बात समझ, पक्का। चलो, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये ज्यादा जल्दी समझ आ गई क्यों, क्योंकि प्राइवेट में टाइम लग गया। नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 क्या कहता है, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। यानी स्मॉल कंपनी कौन हो सकती है, अदर देन पब्लिक, पब्लिक कंपनी के अलावा तो बचती कौन सी है, प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी क्या बन सकती है, स्मॉल कंपनी। अगर 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 प्लीज इसमें चेंजेस करना, बिकॉज ये पीडीएफ पुरानी है, लेकिन आपकी बुक में पीडीएफ ठीक होगी, आप चेक करना आपके में क्या लिखा होगा, 4 करोड़, और यहां क्या लिखा होगा 40 करोड़। यानी किसी जमाने में क्या था 2 करोड़ 20 करोड़, उससे पहले क्या था, देखो मैं आईसीए का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल दिखाता हूं, ये आईसीए का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है बेटा। क्या है लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, मतलब जिन बच्चों को मुझे पढ़ाना है, किनको, जून 2024 में, जून 2000, आईसीए भी इतना आलसी है, कह रहा है पेड अप शेयर कैपिटल कितनी, डज नॉट एक्सीड, और यहां मैंने क्या लिखा रखा है आपको, टर्नओवर कितनी, डज नॉट एक्सीड, कितना हो गया वो, और नीचे ऐसे क्या बोला है, ऊपर जो कुछ भी लिखा हो प्लीज चेंज कर लेना, कैपिटल कितनी हो गई है 4 करोड़, और टर्नओवर कितनी हो गई है 40 करोड़। मतलब आईसीआई से इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि यही चेंज कर दे। ये लाइन 2019 से लिखी हुई है इसके बाद 2 अमेंडमेंट आ गई है, 50 लाख हो गया था कितना 2 करोड़,
और ये कितना हो गया था 20 करोड़, और अब ये कितना हो गया 4 करोड़, ये कितना हो गया 40, लेकिन आई से नीचे लिख दूंगा मैं अमेंडमेंट ऊपर बुक को अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरी बुक में भी गलती क्यों रह गई, क्योंकि जिसने कट कॉपी पेस्ट किया होगा मेरे बंदे ने, देखो उसने यहाँ तो फिर भी 4, आपकी बुक में 4 करोड़ कर दिया, उससे देखो क्या गलती हुई, मैं आज उसकी लंका लगाऊंगा। यहाँ अभी भी क्या लिखा है, तो यहाँ भी छेड़खानी कर देना अगर आपकी बुक में गलत हो तो, कितना 4, और ये कितने कर देना 40। तो आप कहीं भी इधर उधर पढ़ें, आपको क्या लिख के आना है 4 और 40, कब तक, जब तक नेक्स्ट अमेंडमेंट नहीं आ जाती। अभी लेटेस्ट अमाउंट क्या है 4 और 40। अगर आप कोई पास्ट ईयर पेपर देखेंगे वहां पे 2 लिखा होगा तो वो पास्ट ईयर पेपर है ना, उस जमाने में लॉ क्या था 2 और 20 होगा, अभी क्या है 4 और 40। आओ वापिस आओ, सुनना पहले इसका नेचर समझना, स्मॉल कंपनी की परिभाषा को परिभाषित करने की जरूरत क्या पड़ी। गवर्नमेंट चाहती थी प्राइवेट कंपनी को कोई रिलैक्सेशन देना, तो वो किस प्राइवेट कंपनी को रिलैक्सेशन देना चाहेगी, जो छोटी मोटी होगी। सपोज गवर्नमेंट कह रही है यार तुम बहुत छोटी कंपनी हो यार, तुम तो इतना कमाती भी नहीं हो, तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ, मत बनाओ सीएफएस। कौन ना बनाओ, कहे जिसकी टर्नओवर इतनी हो, जिसका टर्नओवर जितना कैपिटल इतना हो। अगर सपोज जगह जगह ऐसे लिखा हो हर कंपनी को सीएफएस बनाना है लेकिन प्राइवेट कंपनी को नहीं बनाना, अगर प्राइवेट कंपनी की कैपिटल इतनी है उसकी टर्नओवर इतनी है, क्या लाइन बहुत बड़ी हो गई, इसलिए हमने उसको एक अलग ही नाम दे दिया स्मॉल कंपनी। अब उन्होंने हर कंपनी को सीएफएस बनाना है स्मॉल कंपनी को छोड़ के, लाइन छोटी हो गई। अब स्मॉल कंपनी क्या होता है, इसलिए उसको डिफाइन करना पड़ रहा है कि स्मॉल कंपनी कौन, जो प्राइवेट कंपनी हो। कौन नहीं हो सकती स्मॉल कंपनी, अदर देन पब्लिक, तो प्राइवेट ही होगी। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, एंड और नहीं है, इंग्लिश वाला और नहीं है, इंग्लिश वाला एंड है, हिंदी वाला और है, और उसकी टर्नओवर कितनी हो 40 करोड़ से ऊपर ना जा रही हो, तो वो कंपनी क्या है। यानी अगर लॉ में कहीं लिखा है कि स्मॉल कंपनी को सीएफएस नहीं बनाना, तो किस कंपनी को सीएफएस नहीं बनाना, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है एंड जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर सपोज आपकी कैपिटल 4 करोड़ से कम है लेकिन टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है, तो बनाना पड़ेगा क्योंकि आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। आई बात समझ, दोनों में से एक भी लिमिट क्रॉस की आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। स्मॉल कंपनी को और भी काफी से रिस्ट्रिक्शन है, आपको ये वाला ऑडिट नहीं करवाना। अब अगर चार्टेड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो जरा, ये अच्छा हो रहा है लिमिट बढ़ाना है, गंदा हो रहा है। सीए के हाथ से इनकम जा रही है, वो अच्छा खासा ऑडिट कर रहा था उसका, और क्या बोला, इसका थोड़ी नजर हो रही है क्लाइंट अगली बार से कहता है बाय बाय, अब से ऑडिट मत करवाना। समझो अपनी समझे, एक सीए सीएफएस बनाता था एक कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी कह रही है अब बनवाने की जरूरत नहीं, सीए फाइल बंद करके वापस दे दो मुझे। तो ये अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है बताओ, आईजीपी कंपनी को सीएफएस बनाना पड़ता होगा। पहले तो देखो आईजीपी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब चेक करो आईजीपी की कैपिटल 4 करोड़, समझते हो बहुत होता है। अरे हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये फर्नीचर फिक्सचर कैमरा में समझा कि 4 करोड़ है कम। तुम्हें क्या लगता है टर्नओवर 40 करोड़ है, 40 करोड़ समझते हो कितना होता है क्या सेल्स 40 करोड़ की होगी। तो आईजीपी क्या है, क्या स्मॉल कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैं तो स्मॉल कंपनी हूं, मेरे को सीएफएस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बहुत सारी कंपनियां बच गई, इस दायरे में कितनी कंपनियां आके निकल के चली जाएंगी, बोलो हाँ। वापस स्मॉल कंपनी कौन होती है, फ्यूचर में सुन लो प्लीज, फ्यूचर में सीतारमन आंटी जी, सीतारमन आंटी को जानते हो, फाइनेंस मिनिस्टर। फ्यूचर में सीतारमन आंटी क्या कह सकती हैं, इस 4 करोड़ को बढ़ा बढ़ा के 10 करोड़ तक ले जा सकती हैं, इस 40 करोड़ को बढ़ा बढ़ा के 100 करोड़ तक ले जा सकती हैं। अभी कितना है, अभी है 40, फ्यूचर में बढ़ा बढ़ा के कितना कर सकती हैं, ये पावर है उनके पास अभी, लेकिन कितना है
जैसे 50 को बढ़ा के कितना किया, 2, 2 को बढ़ा के कितना किया, 4, 4 को बढ़ा के कितना कर सकती है, 10, अभी कितना है, 4। इतनी पावर है ऑलरेडी लॉ में इसके पास। वो लिखा है ना, ऑल सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, वो होगा प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। आई बात समझ। स्मॉल कंपनी की परिभाषा, स्मॉल कंपनी मतलब, small company is a private company which has paid up share capital is not more than 4 crore and turnover not more than 40 crore। बढ़ बढ़ के कितना हो सकता है उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी क्या लिमिट है वो याद किया हमने। सर कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, मतलब आपने किसी कंपनी को सब्सिडी बना रखा हो, तो तुम कहां से स्मॉल कंपनी। अरे बोलो हाँ। मैं दादाजी से कह रहा हूँ, दादाजी मुझे भी पॉकेट मनी, मुझे भी इस बार 2 गिफ्ट, कह रहे अब तेरे बच्चा हो गया, अब तो घर का सबसे छोटा, तो मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तेरे बच्चे को गिफ्ट दे दूंगा, तो मैं अब स्मॉल नहीं रहा। अरे बोलो हाँ, कोई और स्मॉल आ गया। नेक्स्ट, अगर आप पे किसी का हाथ है, आप सब्सिडरी हो, तो भी तुम स्मॉल थोड़ी ना हो। तुम पे किसी का हाथ है, तुम चौड़े होके चलते, बोलो हाँ, तो भी आप स्मॉल नहीं हो। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो, पढ़ेंगे कल, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। सेक्शन 8 मतलब एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये P&L अकाउंट नहीं बनाती है, रिसीट और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, पढ़ा होगा आपने। सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन होता है उसका, तो वो कंपनी भी क्या नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसको सेक्शन 8 में ऑलरेडी इतनी सही रिलैक्सेशंस मिल रही हैं। तुम स्मॉल कंपनी की भी रिलैक्सेशन लोगे? नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। इसके अलावा और कौन, जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न हो रही है, अभी ऊपर ही पढ़ा था, स्पेशल एक्ट के द्वारा कौन गवर्न हो रही है, LIC, RBI, बोलो हाँ। LIC कह रही है मेरी टर्नओवर 4 करोड़, मेरी टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, सपोज है नहीं, उसकी ज्यादा है। हम कह रहे हैं भाई तेरे ऊपर तो पूरा एक्ट लिख दिया गया, तू कहां से छोटा हो सकता है, तेरे चक्कर में तो क्या लिखा है, एक पूरा ग्रंथ एक्ट, तू कहां छोटा हो सकता है। तो जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न हो रही है, वो भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं पा सकती, बेशक उसकी टर्नओवर कैपिटल कम हो तब भी नहीं पा सकती। तो कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, मोटे मोटे तौर बनाओ। होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती, सब्सिडी नहीं बन सकती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न हो रही है वो नहीं बन सकती, और चौथा खुद ही सोचो, पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। अरे बोलो हाँ, प्राइवेट कंपनी तो बन सकती है, तो कौन नहीं बन सकती, पब्लिक कंपनी। ठीक, आज मैंने अभी आपको 4 चीजें पढ़ाई, वो 4 चीजें अगर आपको कंठस्थ याद हो रही है तो अच्छी बात है, वरना घर जाके एक रिवीजन और बनता है। घर जाने से पहले एक रिवीजन यही करेंगे। सबसे पहले आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट लगता किस पे लगता है ये एक्ट, जो इस एक्ट में अपने को रजिस्टर करा रहे हैं, या इससे पहले कोई भी कंपनीज एक्ट था उसे प्रीवियस बोल दिया हमने, उसमें रजिस्टर्ड हो, तो आज से तुम्हारे ऊपर कंपनीज एक्ट के रूल्स लगेंगे। इसके अलावा किस पे लगेंगे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट और सप्लाई, और हमें पता है कि इनके एक्ट इनकंसिस्टेंट होंगे तो नहीं लगेंगे। जो कंपनी स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड होती है। एंड लास्ट, कोई भी कंपनी, क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बोलेगी इस पे लगेगा, तो लग जाएगा। जैसे किस पे लगा हुआ है, NHAI, किस पे लगा हुआ है, FCI। ठीक है, फिर हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, क्योंकि परिभाषाएं जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बाकी की बातें समझ नहीं आएंगी। हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। पहली, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी को समझाते हो, क्या बोलता है, प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इतनी हो जितना लॉ बताएगा। उसके आर्टिकल में 3 चीज चेक करेंगे। पहला, कोई रेस्ट्रिक्शंस है, हाँ। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम बस कितने हो सकते हैं, लिखा हुआ है, हाँ 200 लिखा हुआ है। एंड पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन जब हम 200 लोगों का काउंट करेंगे तो जॉइंट को 1 मानेंगे। एंड जो शेयर होल्डर कब बने थे, एम्प्लॉयमेंट में, अब फर्क नहीं पड़ता आज एम्प्लॉय है या नहीं, शेयर होल्डर कब बने थे, जब वो एम्प्लॉय थे, उनको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। सर पब्लिक कंपनी की परिभाषा, जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक, और इसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल इतनी हो जितनी लॉ ने बता रखी हो। क्या बता रखी है हमें नहीं पता, अंदर से पता है, वैसे नहीं पता। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक कंपनी अपनी किसी सब्सिडी कंपनी बना ले और सब्सिडी कंपनी प्राइवेट है, तो वो प्राइवेट दिखने में लोगों को कैसी लगेगी,
लेकिन कागजों में वो क्या है? तो अगर पब्लिक कंपनी का होल्डिंग हटा तो दोबारा से क्या बन जाएगी? प्राइवेट का फीचर। थर्ड इज स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी का एक हिस्सा कर दिया। प्राइवेट कंपनी तुम ही स्मॉल कंपनी हो अगर तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, अगर तुम्हारी नहीं 4 करोड़ से कम नहीं, 4 करोड़ भी चलेगा, 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, एंड तुम्हारी टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा ना हो, एंड दोनों के बीच एंड, तो तुम क्या हो? कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न होने वाली कंपनी और पब्लिक कंपनी। ये 5 कंपनियां क्या नहीं बन सकती? स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जाके जब हम लाइंस पढ़ेंगे कि ये कंपनी ये नहीं कर सकती, स्मॉल कंपनी, तो हमें पता हो कि स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है। ठीक, इतना आ गया? चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे।